तो आज हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो प्रीवियस क्लास में मैं तुम लोग को फंक्शन के बेसिक्स के बारे में कैसे यूज़ करते हैं क्लास में वो समझा दिया था। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, सोचो कि मेरे पास कोई क्लास है। तो एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन होता है फंक्शंस विथ सेम नेम gives different output according to their arguments और पैरामीटर्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, तो इसका मतलब क्या होगा ना, मेरे पास जो फंक्शंस रहेगा, मे बी मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस हो सकता है। तो जब फंक्शंस मतलब मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम मुझे डिफरेंट आउटपुट देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर आर्गुमेंट, उस टाइम पे क्या होता है, मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट होता है। वो इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बोलने से पहले एक फंक्शन पैरामीटर कैसे लेके मुझे आउटपुट देता है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद मैं फंक्शन ओवरलोडिंग बताऊंगा, ठीक है। सोचो कि मेरे पास एक क्लास है, तो क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, कोई भी नाम ले लेते हैं। सपोज क्लास का नेम हम लोग ले लेते हैं कि कैलकुलेटर सपोज लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का नेम हम लोग कैलकुलेटर ले गए और यहाँ पे दो नंबर लेते हैं, फ्लोट एक्स एंड वाई करके, ठीक है। तो जिसको हम लोग रखेंगे प्राइवेट में, तो ये चीज़ रहेगा हम लोग का प्राइवेट में। तो नॉर्मल अगर हम लोग पब्लिक में क्या करते हैं, इसका कोई सम करके कोई फंक्शन रखते हैं इसके लिए। हेलो सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्या दिखाएगा, सोच लो कि वो मुझे क्या कर रहा है, सम ले रहा हूँ इसका नेम, ठीक है। ओके, तो सम ले जा रहा हूँ। अगर नॉर्मल यहाँ पे मुझे x प्लस वाई दिखाना है तो मैं कौन सा प्रोसेस में ले सकता हूँ इसको। तो क्लास को पहले मैं डिज़ाइन करूँगा उसी हिसाब से। देखो उसी हिसाब से अगर मैं क्लास को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे पहले कमेंट लाइन दे रहा हूँ कि क्लास कैलकुलेटर करके, ओके। तो इसको पहले सेव कर रहा हूँ, CalDemo.cpp, ओके। तो यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std। तो यहाँ पे सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ कैलकुलेटर, ओके। तो कैलकुलेटर में क्या क्या ले रहा हूँ, प्राइवेट में ले रहा हूँ, सपोज प्राइवेट में लिया हूँ दो चीज़ की फ्लोट एक्स एंड वाई, ओके। तो पब्लिक में ले रहा हूँ एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं नॉर्मल वॉइड ले रहा हूँ, वॉइड सम करके। तो यहाँ पे जब अगर नॉर्मल में लिख रहा हूँ ऐसे कि सी आउट एंटर टू नंबर्स, और सी इन उसको ले लिया वो एक्स में एंड वाई में, ओके। और उसी में मैं इसको दिखा दे रहा हूँ सी आउट, सपोज इसको मैं सपोज यहाँ पे एक तो क्या ले रहा हूँ, सम के अंदर में एक ले जा रहा हूँ, फंक्शन के अंदर में मैं तो लोकल वेरिएबल ले रहा हूँ इंट रिजल्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सी आउट रिजल्ट, या फिर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, क्या एडिशन फाइल दिखा रहा हूँ, एडिशन सपोज यहाँ पे लिखा मैंने रिजल्ट और एंडल, ठीक है। तो ऐसे ही लिया और इसके लिए मैं इंट मेन ले लिया हम लोग का नॉर्मल मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। तो कैलकुलेटर का C1 सपोज ले लिया, तो C1 डॉट सम को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न 0। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा, सबसे पहले मेरा कौन सा पार्ट रन होगा, इंट मेन, मेरा इंट पार्ट मतलब मेरा मेन पार्ट ही, मेन फंक्शन ही मेरा पहले रन होगा।
तो यहाँ पे जब आएगा कैलकुलेटर C1 मतलब इसका एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा C1 करके, ठीक है। तो जिसके पास एग्जैक्टली आर्किटेक्चर इसी के हिसाब से जाएगा, यहाँ पे जो जो भी है उसी के हिसाब से आर्किटेक्चर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा एक क्लास उसी के हिसाब से यहाँ पे मेरा एक फंक्शन भी रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे वो क्या होगा ना, जब भी मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ कि सी इन एक्स एंड वाई, तो एंटर टू नंबर्स को देके कहाँ पे रखेगा, यहीं पे जो एक्स एंड वाई होगा, जो एक्स एंड वाई का वैल्यू है वहाँ पे एक्स एंड वाई रखा, तो उसके लिए मुझे रिजल्ट दे देगा एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। अगर इसको मैं सेव करके रन करवा रहा हूँ, इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, G++ कैलकुलेटर .cpp नो सच फाइल। अच्छा सॉरी, मैंने कौन सा मैं सेव किया हूँ, G++ फाइल नेम है काइल डेमो .cpp, ओके। इज नॉट, अरे क्या हो गया आज। तो ये वो भी कंपाइल कर रहे हैं, कहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, एक्सटर्न इन आई स्ट्रीम सी इन, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया हूँ करके वो एरर दिखा रहा था, HTTP यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था करके, अभी आ जाएगा। तो अभी वो कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे अगर मैं उसके लिए आउटपुट मांग रहा हूँ तो क्या दिया, एंटर टू नंबर, सपोज मैं 10 दिया एंड 20 दिया तो एडिशन 30 दिखा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट नहीं लिया हूँ, बिना आर्गूमेंट का, ये नॉर्मल मेरा वॉइड टाइप है। सोचो कि मैं कोई आर्गूमेंट लेता तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल यहाँ पे सपोज इंट एक्स एंड इंट वाई करके 2 नंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इसे दिखा सकता हूँ नॉर्मल कि सी आउट एडिशन क्या दिखाएगा, एक्स प्लस वाई करके, ओके। तो यहाँ पे जो मैं क्या लिया हूँ, आर्गूमेंट लिया हूँ, तो ये वाला फंक्शन को एक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर देना पड़ेगा, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। कहाँ पे दूंगा, जहाँ पे मैं ये वाला फंक्शन को कॉल करूँगा, मतलब यहाँ पे C1.sum पे सपोज मैं यहाँ पे 10 एंड 20 दे रहा हूँ, बस फॉर एग्जांपल, ओके। तो ये 10 एंड 20 दे के जब रन करूँगा, ये 10 कहाँ पे पास हो जाएगा, ये वाला एक्स को पास होगा, और ये 20 कहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे वाई को पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास होने से वो मुझे क्या दिखाएगा, सी आउट एडिशन एक्स प्लस वाई करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई अभी यहाँ पे मुझे दिखा दे रहा है। तो अभी के लिए सोचो, ये जो चीज़ है फ्लोट एक्स वाई ले रहा हूँ, अभी के लिए इसको मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है। उस टाइम पे तुम लोग का एक डिस पॉइंट रहेगा, वो अलग चीज़ है, वो बाद में आएगा। तो अभी सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए कर रहा हूँ और इसको बी कर दिया, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब यहाँ पे जो 10 गया a पे और यहाँ से जो 20 गया होगा ये b पे। a अभी किस में असाइन हो गया, x में, b किस में असाइन हो गया, y में। तो x प्लस वाई का आंसर वो मुझे दिखा सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, फंक्शन विथ आर्गूमेंट। अगर इसको फिर से मैं यहाँ पे मैं 10 20 दिया हूँ, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ से तुम लोग अलग अलग नंबर भी दे सकते हो। तो सोचो कि यहाँ पे मैं फिर से उसको रन कर रहा हूँ, तो नॉर्मल यहाँ पे अगर मैं उसका प्रिंट आउट देख रहा हूँ तो नॉर्मल मुझे एडिशन वो मुझे प्रिंट में 30 दिखा रहा है। सोचो यहाँ पे अगर मैं चेंज करना होता है तो यहाँ पे सपोज 100 200 दे रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ पे यूज़र डिफाइन कर सकते हो, मतलब एंटर 2 नंबर्स यहाँ पे लिखे, वो 2 आर्गूमेंट को यहाँ से तुम लोग दे सकते हो। यहाँ पे सेव किया, बस यहाँ पे उसको फिर से लेके क्या कर रहा हूँ, कंपाइल किया और उसको आउटपुट मंगा, तो एडिशन 300 दिखा रहा है। तो अभी सोचो ये मेरा वॉइड सम है, जहाँ पे ए बी करके 2 नंबर ले रहा हूँ। सेम चीज़ में यहाँ पे क्या करें, जब मैं C1.form लिख रहा हूँ, यहाँ पे 100 एंड 200 दिया हूँ, इसका मतलब क्या है, जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो आउटसाइड द मेन फंक्शन वो क्या करेगा, मतलब आउटसाइड द मेन फंक्शन वो ढूंढेगा कि कहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, कहाँ पे मेरा एक फंक्शन है जो कि 2 इंटीजर टाइप वैल्यू को आर्गूमेंट पे ले रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे इंट ए और इंट बी है करके। तो जब वो इंट ए इंट बी करके आर्गूमेंट ले रहा है अलग अलग करके, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे वो आउटसाइड द जो ढूंढेगा क्या ना, 2 इंटीजर टाइप का मेरा जाएगा आर्गूमेंट, तो वहाँ पे ढूंढने से वो इसको मैच करेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दे रहा है। सोचो सेम जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, और एक लिया हूँ वॉइड सम करके, ठीक है,
जहाँ पे मैं 3 आर्गुमेंट दे रहा हूँ, int a, int b एंड int c। और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, कोई सेम नेम है, यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू a, सपोज y इक्वल्स टू b, ठीक है। और एक जेड तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा हूँ, मतलब जेड के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिया हूँ। अगर चाहो तो तुम यहाँ पे जेड दे सकते हो या फिर नहीं ले सकते, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सी आउट एडिशन, यहाँ पे दिखा रहा हूँ x प्लस वाई प्लस सी। या तो फिर तुम लोग उसको सी ले सकते हो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सपोज मैं इसको जेड दे दिया, जेड दे के यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे बस जेड को वैल्यू दे रहा हूँ, जेड इक्वल्स टू सी करके ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। और यहाँ पे एंड, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, अब यहाँ पे c1.sum को अगर मैं कॉल करूँगा तो आउटसाइड द मेन फंक्शन ये सर्च किसको करेगा, ना कोई एक फंक्शन रहेगा किसका, ना c1 ऑब्जेक्ट के अंदर में एक फंक्शन रहेगा सॉम करके, उसका 2 आर्गुमेंट रहेगा, उसको वो मैच करेगा। तो यहाँ पे कौन सा सॉम को फंक्शन को ये मैच करेगा, तो पहला वाला के साथ ये मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा 2 आर्गुमेंट है। तो सेम टाइम पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि c1.sum यहाँ पे 2, 10, 5 दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको वो क्या कंट्रोल इसके पास आएगा, तो वो क्या करेगा ना, c1 ऑब्जेक्ट के अंदर में एक सॉम करके तो फंक्शन को सर्च करेगा जहाँ पे मेरा 3 आर्गुमेंट रहेगा। तो ये किसको मैच करेगा, ये वाला को मैच करेगा, सेकंड वाला c1.sum 2, 10 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास a b c करके 3 ठो है। लेकिन ये वाला किसको तुम्हारा मैच करेगा, ये चीज़ को मैच करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक आंसर मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक आंसर मिलेगा। चेक करते हैं, सेव किया और इसको जाके यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो कंपाइल हुआ, उसके बाद ए। तो एडिशन मिला 300 किसके लिए, 100 एंड 200 के लिए 300 मिला, और इसके लिए मुझे 17 मिला। इसका मतलब देखो सेम नेम है, यहाँ पे वही वॉइड सम है, यहाँ पे भी वही वॉइड सम है, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 2 आर्गुमेंट ले लिया है करके यहाँ पे मुझे 300 आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पे वो 3 आर्गुमेंट लिया है करके यहाँ पे मुझे वो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे 17 आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन विथ कॉमन नेम सम एंड सम गिव्स डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन देयर आर्गुमेंट्स। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब सेम नेम का फंक्शन है लेकिन मुझे आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग आउटपुट दे रहा है। ये हो गया मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग। होप कि ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा।